कौन सा लेक्चर है? 12th। लेक्चर 12। कैसे हैं वर्निल? ठीक है। लिखिए, तो पिछले क्लास में हम लोग क्या देखा थे? फोर्स ऑन कैपेसिटर व्हेन व्हाट इज कांस्टेंट? चार्ज इज कांस्टेंट। आज हम लोग डील करेंगे फोर्स ऑन कैपेसिटर व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। लिखिए, फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल व्हेन पोटेंशियल इज कांस्टेंट। जब कंटिन्यूअस 2 क्लास रहता है तो कैटलिस्ट में आ जाइए। ठीक है शुभंकर? आपके क्लास आज स्टार्ट करने से पहले मतलब मैं आर के सर से बात भी किया हो। टर्म फर्स्ट के लिए जितना भी टर्म फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्टिव रहता है जो डील कर रहे हैं सर, जो पढ़ा रहे हैं ना आपको टर्म फर्स्ट के लिए, तो फिजिकली सिलीगुड़ी से गुवाहाटी आ जाएंगे। थ्योरी पढ़ाने के लिए नहीं, जो थ्योरी पढ़ा देंगे तो आपको टर्म फर्स्ट में बैठने से पहले सारा छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आपको सॉल्व करवाएंगे। बट उस टाइम पे थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा। सुबह में क्लास लगाते चूँकि वो स्पेशली आपके लिए आएंगे, तो 2-4-5 दिन स्कूल का थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा क्लास लगा के सुबह शाम लगा कर सारा प्रैक्टिस करवा देंगे, होगा ना? चूँकि सर सबको मैं रिक्वेस्ट करूँ कि आप आ जाइए, तो आप लोग को भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग भी उस टाइम पे आ जाइएगा। कोई ऑनलाइन उस टाइम पे नहीं हुआ 4-5 दिन, फिर सिर्फ ऑफलाइन करूँगा। ठीक है, वो अक्टूबर में रहेगा आफ्टर 15th, दुर्गा पूजा के बाद। आवाज़ आ रही है? कम आ रहा है अभी? ठीक है। ओके एवरीवन, पोटेंशियल कब कांस्टेंट रहेगा? सर पोटेंशियल कांस्टेंट, सॉरी, पोटेंशियल कांस्टेंट तब रहेगा जब हम लोग कंटिन्यूअसली पावर सोर्स से कनेक्ट करके रखेंगे। इसका मतलब कैपेसिटर को हम लोग ऑल द टाइम बैटरी हुज ईएमएफ ई इससे मैं कनेक्ट करके रखा हूँ, तो इस केस में क्या कांस्टेंट हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस क्या कभी चेंज करेगा? तो मैं आपको बताया था केस विदाउट डाइलेक्ट्रिक विथ डाइलेक्ट्रिक, और उसमें भी 2 केस लिए थे, चार्ज कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा कोई गेम हो रहा है, ए किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहा है,
बट ए नॉट ए सिंगल न्यूट्रन लगा रहा है, ए इसे पुल कर रहा है और इसके वजह से ए इसे पुल कर रहा है। काम कौन कर रहा है? पीछे वाला, राइट। ये क्या बना हुआ है? माध्यम, मीडियम, राइट। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, और ए मेरा डायरेक्शन एक्स एक्सिस है और एफ एक्स है फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ड्यू टू कैपेसिटर। फोर्स एक्चुअली कैपेसिटर ही लगा रहा है। हु इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल? सर इट इज कैपेसिटर, राइट। और इसके वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट है dx। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? अब अगर माइन्यूटली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर चाहूँगा तो डायरेक्टली बोलता कि स्टूडेंट एक काम कीजिए, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके इसको ऐसे लिख लीजिए, तो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि सर अभी तक तो आपने सिखाया है एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स, अभी बोल रहे हैं प्लस डी वाई डी एक्स करने के लिए, राइट। तो इससे बेटर है कि थोड़ा डिराइव करके देख लेते हैं कि यहाँ पे प्लस डी वाई डी एक्स क्यों लेंगे, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, इतना तो पता है कि सर आपको सिखाए हैं कि जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर लिखिएगा। जब चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो मैं बताया हूँ कि क्यू स्क्वायर ट्वाइस से काम चलाइए, तब आपको रियल पिक्चर समझ में आएगा। और जब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा तो E इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर से काम चलाइए, हाफ सी वी स्क्वायर से। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर प्लस कांस्टेंट है, और वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अगर इसको मैं ए बोलता हूँ, इसको मैं बी बोलता हूँ, देन वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कितना होगा? एवरीवन ई रहेगा। और सी इक्वल टू कितना है? पिछले क्लास में तो बताए थे, कल कितना था? इतना ही था, राइट। तो देखिए अब माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, तो x इंक्रीजेज c ऑल्सो इंक्रीजेज। तो यहाँ बताइए, जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर के अंदर जाएगा वैसे वैसे कैपेसिटेंस कम होगा या ज़्यादा होगा? ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि U ऑल्सो इन x इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज। तो x, इसका मतलब है कैपेसिटर, तो ये तो बड़ा एनर्जी के उल्टा काम हो रहा है कि कोई काम कर रहा है उसका एनर्जी बढ़ रहा है। नहीं, ये उल्टा लग रहा है ना कि यार मैं काम कर रहा हूँ मेरा एनर्जी और बढ़ रहा है, जबकि होना क्या चाहिए? कम होना चाहिए। तो कैपेसिटर वर्क भी कर रहा है, कैपेसिटर आर डूइंग द वर्क ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? इसका मतलब गेम कहीं और है, काम कोई और कर रहा है, माध्यम कैपेसिटर बनना हुआ है। इसका मतलब इस केस में कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, एट द सेम टाइम कैपेसिटर आर ऑल्सो डूइंग द वर्क। तो ये इनडायरेक्टली एक्चुअल में ऐसा लग रहा है कि कैपेसिटर वर्क कर रहा है, बट वर्क सारा काम कर रहा है बैटरी। काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। वजह क्योंकि कैपेसिटर का भी एनर्जी बढ़ रहा है और इस पे वर्क भी हो रहा है, ये साथ में पॉसिबल नहीं था। इसका मतलब यहाँ पे कोई थर्ड एजेंट है, वो थर्ड एजेंट था बैटरी था। इसका मतलब इस केस में वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी बिकम्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर एज वेल एज वर्क डन ऑन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। इस पे जो वर्क कर रहा है, इसका मीडियम ए है, बट एक्चुअली जो इस पे वर्क हो रहा है और इसका एनर्जी जो इंक्रीज हो रहा है, वो दोनों काम कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। समझे? तो लिखिए, इन दिस केस वर्क डन बाय बैटरी, इन दिस केस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू इंक्रीज इन या चेंज लिखिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर
प्लस वर्क डन ऑन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बाय कैपेसिटर प्लेट। तो मान लेते हैं कि बैटरी ने वर्क किया dW। आप लोग को समझ में आ गया कि मैंने ऐसा क्यों बोला, अदरवाइज वो फिजिबल नहीं लग रहा था कि कैपेसिटर वर्क भी कर रहा है, उसका एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, ये पॉसिबल नहीं था, राइट। इसका मतलब ये सारा काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बैटरी बिकम्स इक्वल टू व्हाट, वर्क डन ऑन मटेरियल, कौन सा मटेरियल एवरीवन, अब प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ। तो क्या हम लोग वर्क डन बाय बैटरी के लिए क्या लिखेंगे, बैटरी का वर्क डन बाय बैटरी है तो ना Q इंटू E, बट छोटा सा वर्क के लिए क्या लिखेंगे, Q लिखेंगे या DQ इंटू E इक्वल टू DW मटेरियल अब प्लस क्या आप इतना लिख सकते हैं, D ½CE², एक किसके बदले लिखे हैं, U के बदले, ओके। यहां देखिए एवरीवन, C इक्वल टू क्या Q/V लिख सकते हैं, C इक्वल टू Q/V और Q/E, देन क्या Q इक्वल टू C इंटू E लिख सकते हैं, लिखिए यहाँ पे, सॉरी, अब यहाँ पे Q के बदले यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ देखिए मैथमेटिक्स में रूल है, किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को डिफरेंशियल के बाहर भी ला सकते हैं और अंदर भी लेके जा सकते हैं। तो क्या हम लोग इस E को इस डिफरेंशियल के अंदर लेके जा सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ कैलकुलस, राइट। दैट्स वाई क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, CE²। बहुत ऑब्वियस सी बात है, डिफरेंशिएशन के बाहर अगर कांस्टेंट क्वांटिटी को ला सकते हैं तो डिफरेंशिएशन के अंदर भी कांस्टेंट क्वांटिटी को लेके जा सकते हैं, इज इट राइट। दैट्स वाई यहाँ पे DCE मैंने यहाँ से बात किया, Q के बदले मैंने क्या पुट कर दिया, C इंटू E, और इसके अंदर इसको लेके चला गया, तो क्या लिखेगा, DCE²। इस डायग्राम को यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, इसका मतलब DCE² इक्वल टू DW और प्लस क्या हाफ को बाहर ला सकते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं, यस। इसको इस तरफ ला सकते हैं, एक किस पे वर्क था, यस मटेरियल पे, दिस माइनस दिस इक्वल टू व्हाट, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, राइट। या यहां पे भी प्रॉब्लम है,
एफ एक्स डी एक्स, इसके मतलब क्या लिख दिया, एफ एक्स डी एक्स, इज इट राइट। और यहाँ देखिएगा ध्यान से, अब हाफ को अंदर लेके चला जाइए, ये मेरी मर्जी, अपना मैं कन्वीनियंट देख रहा हूँ, राइट। लास्ट में आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देंगे, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। ये क्या है एवरीवन, यू, तो डी यू इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, इज इट राइट। तो आप लोग ने इतना मेहनत किया, इतना मेहनत करने के बाद एफ एक्स इक्वल टू प्लस डी वाई डी एक्स, करेक्ट ना। तो एक्चुअल अभी भी हम लोग अपना फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पे ही हैं। हुआ ये था कि जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम होकर वर्क होता है कंजर्वेटिव फोर्स में, वहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स लिख रहे थे, बट यहाँ पे वर्क कोई और कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वर्क कैपेसिटर कर रहा है, बट कैपेसिटर को वर्क करने के लिए वो अपना एनर्जी खर्च नहीं हो रहा है, यहाँ पे एनर्जी कोई और प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि अगर कैपेसिटर अपना एनर्जी, अपना पोटेंशियल एनर्जी खर्च करके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल खर्च करता और उसके बेसिस पे वो वर्क करता, तब एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स होता। बट यहाँ पे एक्चुअली वर्क भी कर रहा है, उसकी एनर्जी भी बढ़ रहा है, वर्क कोई और कर रहा था। दैट्स वाई मैंने जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, उसमें वर्क डन बाई बैटरी, एक्चुअली सारा काम कौन कर रहा है, बैटरी कर रहा था इस केस में। तो लास्टली क्या मिला, एफ एक्स इक्वल टू प्लस डी वाई डी एक्स, राइट। इस पार्ट को हटाएं। तो स्टूडेंट एग्जाम में आपके पास इतना पेशेंस और इतना टाइम नहीं रहेगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि देखिए एज ए टीचर, आप टीचर बनिएगा तब ऐसे बच्चों को खुश करने के लिए डिराइव कर सकते हैं, ताकि बच्चे कॉन्फिडेंस में आ जाए। बट एज ए कॉम्पिटिटर शॉर्ट नोट्स में ऐसे लिख लीजिएगा प्लीज़, एफ एक्स अगर क्यू कांस्टेंट रहेगा तो माइनस डी यू बाई डी एक्स, और भी कांस्टेंट रहेगा तो क्या करेंगे, यस, डेरिवेशन तो दिखा चुके हैं। अब फास्ट होने के लिए टाइम बच जाएगा आपको, अभी आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। क्यू कांस्टेंट माइनस डी वाई डी एक्स, भी कांस्टेंट मतलब प्लस डी वाई डी एक्स। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग फिजिक्स के अगेंस्ट जा रहे हैं, सिचुएशन ऐसा हो गया था, राइट। यस, और एफ एक्स इक्वल टू, और डी यू कितना था, E इक्वल टू हाफ सी ई स्क्वायर। इसमें जो भी कांस्टेंट उसको बाहर निकाल लीजिए। व्हाट इज कांस्टेंट, हाफ सी ए स्क्वायर, राइट। ए और ए तो कांस्टेंट रहेगा ना, तो बाहर अगर निकालते हैं तो हाफ ई स्क्वायर कांस्टेंट है, डी सी बाई डी एक्स, एंड सी आपको पता है कि क्या है, राइट। तो हाफ ई स्क्वायर डी, सी के बदले कितना था वैल्यू, सी नॉट के माइनस वन बाई एल इंटू एक्स प्लस सी नॉट, इज इट राइट। अब सबसे बढ़िया बात है कि सर इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, नहीं, ये हैप्पीएस्ट मोमेंट है। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, बोलिए भाई, जीरो होगा। कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन कहाँ दिमाग है, इसका डिफरेंशिएशन जीरो, यस, इसका डिफरेंशिएशन वन। तो बचा क्या, क्या एक्स बचा, इसमें नहीं बचा, यही इसका लाभ था। इसका मतलब जब भी कांस्टेंट रहेगा तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोर्स वेरिएबल फोर्स रहेगा या कांस्टेंट फोर्स रहेगा, कांस्टेंट फोर्स रहेगा। तो एफ एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, इसको शॉर्ट नोट्स में रख लेना है, ठीक है एवरीवन। लेकिन राहुल, ये फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये पुलिंग फोर्स है, कैपेसिटर के अंदर खींचने वाला फोर्स, राइट। तो जब तक कैपेसिटर का थोड़ा भी पार्ट बाहर रहेगा वो अपने तरफ पुल करेगा। इवन इफ कैपेसिटर जब अंदर भी रहेगा तब भी फोर्स, उस पर फोर्स लगेगा। लेकिन इसको हटाएं,
ये शॉर्ट नोट्स में रखिएगा, वो भी शॉर्ट नोट्स, ये भी शॉर्ट नोट्स। इसको हटाए ना। It is very important to note that आपके सामने दो सिचुएशन है, सेम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, and what is keeping constant? Yes. फोर्स कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट रहेगा, ये राइट। और इसका वैल्यू सी नोट समझ रहे हैं ना, सी नोट क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विदाउट, ओके। और ये वैल्यू कितना के बराबर? इसके बराबर फोर्स का वैल्यू। फोर्स का डायरेक्शन क्या रहेगा? टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट? एक पुलिंग फोर्स था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अंदर करने का फोर्स, राइट। तो अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उस तरफ बाहर है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? यस, लेकिन मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, राइट। दिखा दीजिए। हो गया ना? इसको हटाएं। अब स्टूडेंट एक बहुत छोटा सा प्रॉब्लम बनाइए। मेरा क्वेश्चन ये है, रेस्ट एंड मोशन। बहुत दिन से आप लोग काइनेटिक्स बनाए भी नहीं है, नहीं। 4 सेकेंड तक ux 0 था, ax 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद t ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेकेंड से ax इक्वल टू -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया जस्ट आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में मान लेते हैं मोमेंटली फोर्स 0 लगा हो, लेट अस सपोज। तो मेरा क्वेश्चन है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। क्वेश्चन मेरा समझ में आ गया सबको? आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर हाउ मच टाइम पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट। तो कैसे कीजिएगा? ये तो सर एक्सप्रेशन कांस्टेंट वाला बात है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, Vx इक्वल टू ux प्लस ax इंटू टी एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो कितना हो जाएगा? 0 प्लस 2 इंटू 4 इक्वल टू वाट? 8 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद
टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 सेकेंड के लिए मैं इस इक्वेशन को लगाता हूँ वी एक्स इक्वल टू यू एक्स अब प्लस अगेन ई एक्स इक्वल टी, ये मेरा टी टाइम इंटरवल है, क्या है, टाइम इंटरवल, राइट। या इसको आप चाहेंगे तो डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा टी, आपकी मर्जी है। बस अगर इस बात को आप समझ रहे हैं कि हाँ ये मेरा टाइम इंटरवल, तब भी काम चल जाएगा। अब आफ्टर टी इक्वल टू 4 ग्रेटर इक्वल टू 4 सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी का काम कौन करेगा, 8 अब -2 इंटू टी, दिस इज द टाइम इंटरवल, ओके। तो टी इक्वल टू कितना सेकेंड, 4 सेकेंड, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि रेस्ट एंड मोशन में कोई भी पार्टिकल अगर 0 से स्टार्ट करता है और सर्टेन टाइम तक एक्सलेटेड है और आफ्टर दैट टाइम सेम मैग्नीट्यूड से अगर रिटार्डेशन होता है तो जितना टाइम के लिए एक्सलेटेड रहेगा उतना ही टाइम में कम्स इनटू रेस्ट हो जाएगा, राइट। और फोर्स, इसका मतलब 4 सेकंड तक, फर्स्ट 4 सेकंड तक एक्सलेटेड है, आफ्टर 4 सेकंड से लेकर 8 सेकंड, इसका मतलब टोटल टाइम कितना लगा, 8 सेकंड। एट 8th सेकंड पार्टिकल कम्स इनटू, तो जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एक्सलेटेड होने में, जितना डिस्टेंस उसने तय किया उतना ही डिस्टेंस आगे और कवर करेगा रुकने के लिए, राइट। इसका मतलब 10 मीटर तक एक्सलेटेड था तो 10 मीटर उसको कितना टाइम चाहिए, रुकने के लिए चाहिए। क्यों, डेल्टा एक्स निकाल के देख लीजिएगा, डेल्टा एक्स इक्वल टू वी एक्स प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, फिर उसके लिए लगा लीजिएगा डेल्टा एक्स का, तो सेम आपको मिलेगा, एग्री ना। चलिए और यू एक्स जीरो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इसको मैं होल्ड करके रखा था, अब छोड़ दिया। मोशन को एनालाइज की तो कैसा हुआ होगा मोशन, कब तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सेलरेटेड रहेगा, यहाँ देखिए इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ ए, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे ए पॉइंट जब यहाँ आ जाएगा तब तक उसे फोर्स टुवर्ड्स राइट लगते रहेगा, इज इट राइट। जब तक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैपेसिटर से बाहर है, तो जिस तरफ बाहर रहेगा तो कैपेसिटर क्या चाहेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पूरा अपने अंदर करने के लिए, राइट। इसका मतलब ए पॉइंट जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक पुलिंग फोर्स किधर लगता रहेगा, टुवर्ड्स राइट, तब तक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक्सेलरेटेड रहेगा टुवर्ड्स राइट, बट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन या कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका फोर्स वेरिएबल है या कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इज इट राइट। उसके बाद जैसे ही ए पॉइंट इस पॉइंट से बाहर जाएगा, इसका मतलब अब आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल किधर चला गया, कैपेसिटर से इस तरफ बाहर निकल गया, राइट। तब उसका क्या रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। और अगर हम लोग पार्टिकुलर एक एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के टर्म में जब यहाँ से यहाँ जाएगा तब तक ए एक्स पॉजिटिव रहेगा, और जैसे ही ये मेरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का ए पॉइंट इस पॉइंट को क्रॉस करेगा
तब एक्स निगेटिव हो जाएगा। एग्री? इसका मतलब है कि कब जाकर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कम्स इनटू रेस्ट? ये जब पूरा बाहर निकल जाएगा, राइट? ये यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस कवर करेगा? एल। तो एल उसको बाहर निकलना पड़ेगा रेस्ट में आने के लिए। जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा एक्सेलरेटेड होते हुए, उतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा रेस्ट में आने के लिए ड्यू टू रिटार्डेशन। बिकॉज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और रिटार्डेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा या सेम रहेगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे आएगा और ऑल ऑफ सडन कम्स इनटू रेस्ट। बजाय सर यहाँ से यहाँ तक आते हुए वो एक्सेलरेटेड था तो उसका स्पीड बढ़ते जा रहा था, तो स्पीड ऑल ऑफ सडन जीरो होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा पार्ट कहाँ निकल जाएगा? यस, ये ऐसे नजर आएगा, राइट? और इस सिचुएशन में आकर ए यहाँ पे जब आएगा, ए इस पॉइंट का नाम दिया था, तब ए रेस्ट में आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या करेगा? रेस्ट में आया तो क्या परमानेंटली रेस्ट में रहेगा या फिर अंदर आएगा? तो ये वापस फिर कहाँ आएगा? यहाँ ए पॉइंट यहाँ पे आएगा, ये पूरा ही कवर करेगा, फिर बाहर निकलेगा। इसका मतलब गो एंड थ्रू होते रहेगा, गो एंड। इसका मतलब मोशन का टाइप क्या हो जाएगा? ऑसिलेटरी। इट इज नॉट एसएचएम। ऑल ऑसिलेटरी मोशन इज नॉट एसएचएम, बट ऑल एसएचएम आर ऑसिलेटरी मोशन। एसएचएम क्यों नहीं हुआ? नहीं छोटा बड़ा से मतलब नहीं है। एसएचएम में x इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स आना पड़ेगा, ऐसा इक्वेशन, राइट? बट क्या यहाँ पे x फंक्शन में है? एक्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ x। x तो जो भी है, जितना भी टाइम के लिए है, बट x कांस्टेंट है, और एसएचएम में x कांस्टेंट नहीं रहता। दिस इज द रीजन कि दिस मोशन इज नॉट द मोशन ऑफ एसएचएम, बट दिस इज द ऑसिलेटरी मोशन। तो मेरा ऑसिलेटरी मोशन चाहे एसएचएम हो या ऑसिलेटरी मोशन हो, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन से पूछा जा सकता है। तो कंप्लीट टाइम पीरियड क्या रहेगा? गेस कर पाएंगे? तो सर वन कंप्लीट ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जहाँ से शुरू किए वहाँ पे वापस आ जाएं। तो यहाँ इस सिचुएशन से शुरू हुआ था, तो पहले यहाँ से यहाँ आएगा, बातों को समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में अगर T1 लगा, तो फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा T2, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ आएगा T3, अब बाहर फिर से वापस निकलेगा T4, राइट? इसका मतलब T1 प्लस T1 प्लस T1 प्लस T1, कितना T1? 4T1, where T1 is what? T1 is going from here to here। यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम, एचसी वर्मा का सबसे लास्ट प्रॉब्लम डील कर रहा हूँ। दिस इज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ एचसीबी, राइट? टफ नहीं है, बहुत आसान था। यहाँ से यहाँ तक आने का T1, फिर यहाँ से यहाँ तक अगेन आने का टाइम T1, फिर यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम T1, फिर यहाँ से यहाँ तक जो आएगा बाहर जाएगा उसका भी क्या रहेगा? T1। तो अगर मैं T1 ही निकालूँ तो मेरा काम बन जाएगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर रेस्ट मोशन का एक प्रॉब्लम लिया था। देखिए अगर एक्सेलरेशन x इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, अब 4 सेकेंड तक एक्सेलरेटेड रहा और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो उसको रुकने में भी 4 सेकेंड ही लगेगा, राइट? तो यहाँ से यहाँ तक आने में अगर T1 सेकेंड लगा, तो वापस यहाँ से यहाँ तक जाकर रुकने में फिर क्या लगेगा? T1। तो 2 T1 हो गया, फिर वापस ये आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा 3 T1, और फिर वापस ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, कितना T1 लगेगा? 4 T1। तो क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत टफ हो जाता, किस केस के लिए? व्हेन चार्ज कांस्टेंट, उसके तब वो ऐसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन जनरली पूछने का मुझे जो चांस लगता है, देखिए अभी तो मेरे लिए आसान लग रहा है, बट ऑल ऑफ सडन इतना थ्योरी इसको डील कर दिया तब ना। बट ऐसा थ्योरी तो एचसीबी में डील किया हुआ है नहीं, डायरेक्ट प्रॉब्लम है। तो उस केस में डायरेक्ट अगर आपको प्रॉब्लम दे दिया था, तब ये प्रॉब्लम एडवांस लेवल को डिजर्व करता है, क्योंकि इसका फोर्स का फार्मूला ही आप याद रखिएगा, वही काबिल तारीफ है। फिर इतना बात, इसका मतलब कैपेसिटर और मैकेनिक्स को जानबूझ के अटैच कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। यहाँ पे इस प्रॉब्लम में रेस्ट एंड मोशन भी आ गया और कैपेसिटर भी आ गया, करेक्ट ना? तो ये जो एग्जाम्पल दिए इसी को सॉल्व कर लेते हैं पहले। इसको प्रॉब्लम टाइप थ्योरी मान लीजिए, एग्री? बोलिए, इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? सर एक काम कीजिए, डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर कर लीजिए, राइट? इसको T1 बोल दीजिए, करेक्ट ना? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, इज इट राइट? डेल्टा एक्स कितना? L, ए भी L और ए भी कैपेसिटर का लेंथ में कितना?
एल, एग्री? तो एल इक्वल टू हाफ एक्स T1 स्क्वायर, देन T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 12/x रूट ओवर, और सर x कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा Fx/m, जहाँ पे m इज द मास ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। व्हाट द Fx? Fx का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं, कितना है Fx का वैल्यू बोले तो? हाफ Fx का वैल्यू कितना था, हाफ ई स्क्वायर सी नॉट और डिवाइड बाई एम कर दें, तो हाफ ई स्क्वायर सी नॉट बाई एम इंटू एल के -1, एग्री ना? इसमें पुट कर दिए एक्स का वैल्यू फास्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? ओके देन T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12y हाफ ई स्क्वायर सी नॉट के -1 बाई एम एल। क्या एम एल ऊपर चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा एवरीवन 4ml स्क्वायर बाई ई स्क्वायर सी नॉट के -1। तो टाइम पीरियड ऑफ एसोसिएशन कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। T1 रहेगा या 41? 41 T1 आपके सामने है। तो एक बढ़िया प्रॉब्लम आपका रहेगा, इसको नीट का लेवल का नहीं बोलूँगा, नीट में आने का चांस बहुत कम रहेगा एवरीवन। इसको हटाएं, हो गया ना? अगला 2 क्लास प्योरली प्रॉब्लम डिवोटेड टू मेडिकल नीट, और उसका अगला 3 क्लास प्योरली डिवोटेड टू, उसमें मैं आपको मेडिकल वाले बच्चों को बोलूँगा आपकी मर्जी है, ज्वाइन कीजिए, बहुत अच्छी बात है, मैं तो सजेस्ट करूँगा ज्वाइन कर लीजिएगा, बट नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो काम आपका चल जाएगा। और एक काम करते हैं, पहले कैपेसिटर को मैं अपने तरीके से ख़त्म कर लेता हूँ, फिर आपको कुछ टाइम दे दूंगा कैपेसिटर का प्रॉब्लम को HCB का सॉल्व करने का। बट HCB का जो भी हाईलाइटेड प्रॉब्लम है, जैसे कैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैट ले लिया हूँ वैसे पहले ले लूँगा, और फिर आपको इलेक्ट्रोस्टैट 2 टॉपिक मेरे लिए बाकी रहेगा। गॉस लॉ का एक प्रॉब्लम सॉल्व कर चुका हूँ, राइट? कैपेसिटर का बर्फ एनर्जी का प्रॉब्लम डिस्कशन बाकी है, आपको याद नहीं होगा लेकिन मुझे याद है, राइट? और सेंटर ऑफ मास का कुछ नहीं है भाई, 2-4 चैप्टर है, आराम से निकल जाएगा, मतलब सॉल्व कर दूंगा, निकल नहीं जाएगा, निकाल दूंगा, सॉल्व कर दूंगा, राइट? क्योंकि बिना प्रॉब्लम डिस्कशन का कुछ भी नहीं है, फिजिक्स है, इसमें थ्योरी से सिर्फ काम नहीं चलेगा। देखते हैं, ऑर्गेनिक क्लास आप लोग मत मिस कीजिएगा, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। प्योर रिएक्शन शुरू कर लिए हैं, राइट? और रिएक्शन वो NCERT वाला रिएक्शन मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसे विग्रस यूज कर रहे हैं आइसोमेरियम का। क्लास अटेंड करते हैं आप लोग? तो उसमें पूरा एक साथ स्टीरियो केमिस्ट्री वगैरह सब कुछ आ रहा है, इज इट राइट? और उसमें आप जो देखे थे ना NCERT में निकल 2-3 रिएक्शन था, वो वाला निकल नहीं है यहाँ पे काम कर रहा है, निकल वही है बट पूरा विग्रस है, मतलब उस लेवल से आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर आपको थोड़ा सा फीलिंग आएगा कि हाँ रिएक्शन क्या है, अदरवाइज NCERT तक ही रह जाइएगा। इसलिए ऑर्गेनिक में रिएक्शन पढ़ाने का मेरा तरीका रहता है कि थ्योरी थोड़ा, उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा, एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल जितना भी ले रहे हैं उतना भी अगर मेडिकल के बच्चे अगर डाइजेस्ट कर लेते हैं
तो वही आपके लिए सुपर सेट हो जाएगा। उतना नहीं पूछा जाता है नीट में, लेकिन आप देखिए उतना देखने से आपको इंटरेस्ट आ जाएगा। यहाँ देखिएगा, बाकी सारा वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। व्हाट द वैल्यू ऑफ M1 सो दैट सिस्टम आर इन रेस्ट या आर इन इक्विलिब्रियम। M1 का क्या वैल्यू होगा सो दैट सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो किसका किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा। तो सर M1 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाते हैं तो इसमें दो ही फोर्स है ना, कौन सा फोर्स, राइट। तो क्या यहां से लिख सकते हैं T इक्वल टू M1G, और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2, और एक कंसीडर करके कि कैपेसिटर के अंदर इसके बीच में कोई फ्रिक्शन का फोर्स नहीं है, इग्नोरिंग जब तक नहीं बोला गया फ्रिक्शन को इग्नोर करना है, राइट। इस पे M2 पे कौन कौन सा फोर्स, फास्ट एक तो लगेगा टेंशन, और कौन सा फोर्स लगेगा, एक लगेगा पुलिंग फोर्स, और कौन सा फोर्स M2G, और एक कौन सा N, नहीं रहता कि N इक्वल टू M2G हो जाएगा, N इक्वल टू वाट M2G। तो यहाँ पे राइट वर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्ट वर्ड फोर्स, तो क्या बोल सकते हैं T इक्वल टू F, और T कितना के बराबर है M1G। तो ये क्वेश्चन देखने से थोड़ा भयानक लगेगा लेकिन बहुत आसान था, डायग्राम देख के ही बच्चे आधा बच्चे छोड़ देंगे। लेकिन कैपेसिटर भी है, फिर यहाँ पे ये भी है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी आ गया, बट कुछ नहीं था, बस फोर्स का एक्सप्रेशन याद करना था। फोर्स का वैल्यू कितना था, E स्क्वायर K माइनस 1/L। तो क्या यहाँ से M1 निकल जाएगा, M1 निकल जाएगा, ठीक है। इसको हटाएं,
डायग्राम बनाइए। देखिए, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ so that block A will start moving find the minimum value of EMF so that block will start moving after closing the switch. Yes, find the minimum value of EMF. E नहीं दिया हुआ, इसका मिनिमम वैल्यू पूछा जा रहा है. व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ E EMF ऑफ द बैटरी सो दैट ब्लॉक A विल स्टार्ट मूविंग आफ्टर क्लोजिंग द स्विच. इसका मतलब पहले से स्विच क्या है, क्लोज किया हुआ है. इज इट राइट? और डाइलेक्ट्रिक स्लैब का लेंथ कितना दिया हुआ है, L, और कैपेसिटर का भी कितना है. इसका मतलब पूरा यहाँ पे इसको क्लोज कर सकता है. जितना कैपेसिटर का लेंथ है उतना ही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का. ये डायग्राम में दिया हुआ है. तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को जानबूझकर किससे अटैच कर दिया गया, फ्रिक्शन के चैप्टर से, लॉज ऑफ मोशन से. और क्या क्या दिया हुआ है, एम ए दिया हुआ है, एम बी दिया हुआ है, के दिया हुआ है, और म्यू भी दिया हुआ है. मी का वैल्यू कितना है, मी नोट, या अननोन है, गिवन है. इसका मतलब इसका हम लोग इन्वॉल्व करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा. अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ए का, तो कौन कौन सा फोर्स अप्लाई होगा एवरीवन. तो सर एक तो रहेगा, बोलिए, एम ए जी, राइट, मतलब एम जी. और एक कौन सा फोर्स रहेगा, एन. और एक कौन सा फोर्स रहेगा, जब तक नहीं पता है तो एफ एस करते हैं, राइट, जैसा क्वेश्चन का डिमांड है. और एक फोर्स रहेगा टी. ओके एवरीवन, कब तक इन मूव नहीं करेगा, एफ एस लेस देन इक्वल टू व्हाट. ये किसके लिए क्राइटेरिया है, और यहां से जो भी वैल्यू रहेगा दैट वैल्यू फॉर नॉट स्लाइडिंग, राइट. बट वही वैल्यू क्या बन जाएगा, अगर यहां से कोई वैल्यू मिलता है तो वो वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू रहेगा फॉर नॉट स्लाइडिंग. बट वही वैल्यू बन जाएगा क्या, मिनिमम वैल्यू फॉर स्लाइडिंग. तो इसको से हम लोग सॉल्व करेंगे. और मान लेते हैं कि यहाँ से बैटरी का ईएमएफ आ गया, तो वो मैक्सिमम ईएमएफ रहेगा.
लेकिन वो क्या रहेगा, मैक्सिमम ईएमएफ फॉर व्हाट पर्पस, नॉट स्लाइडिंग। वही मेरा क्या बन जाएगा, मिनिमम वैल्यू फॉर स्लाइडिंग। मेन थीम इज देयर दिस वन। ओके, चलिए तो इसको हम लोग को यूज करना है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं एन इक्वल टू एम जी, करेक्ट ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। अब यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करने वाला टाइम रह गया। आपको पता है ना कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, और उसके बाद राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स कर सकते हैं, रेस्ट में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एस इक्वल टू टी, एग्री। अब नेक्स्ट इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए बी का। कौन कौन सा फोर्स लगेगा एवरीवन? सर एक फोर्स तो लगेगा, कितना था, m/6 था, और एक कौन सा फोर्स, T, और एक पुलिंग फोर्स लगेगा F, इज इट राइट। F पुलिंग फोर्स का वैल्यू कितना रहेगा बाद में पुट कर लेंगे, लेकिन वैल्यू तो हम लोग को याद ही है ना, C0 K-1/what L। तो क्या यहाँ पे T अपवर्ड फोर्स इक्वल टू क्या डाउनवर्ड फोर्स लिख सकते हैं, और T इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ E स्क्वायर C0 K-1/what L अब प्लस m/6 इंटू जी, इज इट राइट। यहाँ तक आइए, ठीक हो गया ना। अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। और पहले से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कितना अंदर है कैपेसिटर का, बी पार्ट अंदर है, राइट। फॉर नॉट स्लाइडिंग ऑफ ए, व्हाट द इनइक्वालिटी, एफ एस शुड बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, एफ एस मैक्स। और एफ एस का वैल्यू कितना था, टी था ना, वहां देखिए, और टी का वैल्यू कितना था, तो क्या लिख सकते हैं, टी शुड बी लेस देन इक्वल टू एफ एस मैक्स। और टी का वैल्यू कितना है एवरीवन, हाफ ई स्क्वायर C0 K-1/L अब प्लस m/6 इंटू जी, इज इट राइट। शुड बी लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना लिखेगा, μ0 इंटू एम जी, एन इक्वल टू एम जी है। तो क्या यहाँ से E निकल जाएगा, हाफ ई स्क्वायर C0 K-1/L शुड बी लेस देन इक्वल टू μ0 mg। बातों को समझना है पहले, ठीक है। m/6 इंटू जी। अब यहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, यहाँ से तो आपने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम जी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए, तो क्या रहेगा, μ0 माइनस 1/6 2L डिवाइडेड बाय C0 K-1 imply E should be less than equal to और यहाँ पे मेरा बैटरी का EMF पॉजिटिव है, मेरा बैटरी का EMF क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है। ऐसे तो मैं भी जानता हूँ कि एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन इक्वल टू 4, देन एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू कितना, जब आप जान रहे हो वो मुझे भी पता है, तो मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे ये करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ये का फिर क्या रहेगा, 0 से कम और इतना से, 0 से ज़्यादा इतना से कम, तो ये कितना हो जाएगा 2Lmg μ0 माइनस 1/6 डिवाइडेड बाई, बोलिए, C0 K-1। तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF
फॉर नॉट स्लाइडिंग, यही तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फॉर नॉट स्लाइडिंग। ये नीट में आने का चांस है। अब आप लोग निगेटिव मत मेरा कर दीजिएगा कि सर ये तो जब नीट का आएगा नहीं तो क्यों बता रहे हैं। देख लीजिए, प्रॉब्लम तो टफ नहीं था, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम था, बस उसमें मैंने जानबूझ के कैपेसिटर ले आया, राइट। मैंने नहीं लाया, ऐसा क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ठीक है। तो वहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है। एडवांस का तरीका क्या है कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, थोड़ा सा इस चैप्टर का, थोड़ा सा इस चैप्टर का, भारी प्रॉब्लम बन गया मिक्सिंग, राइट। तो वही एडवांस का लेवल। तो ई मैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, √/12 mg μ0 माइनस 1/6 C0 K माइनस 1। बट दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर व्हाट, नॉट स्लाइडिंग। और जो स्लाइड नहीं करने के लिए मैक्सिमम है उसी को क्या बना देंगे, मिनिमम वैल्यू फॉर स्लाइडिंग। तो यही क्या रहेगा, 12 mg μ0 माइनस 1/6 C0 K माइनस 1 फॉर स्लाइडिंग। ओके ना। इसका मतलब है कि बैटरी का EMF इस वैल्यू से थोड़ा भी ज़्यादा रहेगा तो स्लाइड कर जाएगा, एग्री। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए तो कुछ इस पे बोल सकते हैं सर, एक बात बोल सकते हैं, रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। ये बात तो बोल ही सकते हैं ना कि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होता है। ये तो यस, ये निगेटिव होने का चांस नहीं है सर, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का के का वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर या उससे बड़ा होता है, राइट। μ0 नहीं पता है, सारा गेम यहाँ पे छुपा हुआ है, राइट। अगर μ0 का वैल्यू 1/6 से छोटा रहेगा, बैटरी को पुल करने का रिक्वायरमेंट होगा, बिना कैपेसिटर को पुल किए हुए ही पुल हो जाएगा। नहीं समझे बात को। ये वैल्यू सपोज कीजिए किसके वजह से रुका हुआ था, फ्रिक्शन के वजह से रुका हुआ था। बट कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ0 का वैल्यू अगर 1/6 से छोटा रहता तो ये वैल्यू निगेटिव हो जाता। इस निगेटिव का प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है कि विदाउट हेल्प ऑफ पुलिंग फोर्स ऑफ कैपेसिटर ब्लॉक बी विल ऑटोमेटिकली स्लाइड। ऐसा भी तो हो सकता था। यहाँ देखिए, उतना छोड़िए, एक प्योर प्रॉब्लम लेते हैं। ए है m/6, करेक्ट, और ये है m। रफ में कहीं बनाई तो व्हाट द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू फॉर स्लाइडिंग द सिस्टम so that A will slide, minimum value of mu so that A will slide। इस क्वेश्चन को तो बना सकते हैं ना, प्योर मैकेनिक्स का क्वेश्चन दे दिया। इस प्रॉब्लम, ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये मैंने एक नया प्रॉब्लम साइड में दिया कि व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मी। यहाँ पे बस कुछ कैपेसिटर वगैरह नहीं है, प्योर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू सो दैट ए विल स्लाइड। ए है बी, ए है ए। सॉल्व करके बताइए। ये 1/6 मैक्सिमम आएगा होगा फॉर नॉट स्लाइडिंग, तो वही क्या रहेगा, मिनिमम रहेगा फॉर स्लाइडिंग। इसका मतलब है कि इसका मिनिमम वैल्यू है कितना, 1/6 फॉर व्हाट, नहीं, म्यू का वैल्यू आपने सॉल्व किया तो क्या आया, म्यू का वैल्यू आया होगा फॉर लेस देन इक्वल टू 1/6 फॉर स्लाइडिंग आया होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर 1/6, आप लोगों का क्या इनइक्वालिटी आया, किसके लिए इनइक्वालिटी सॉल्व किए हैं, म्यू का
म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1/6 फॉर नॉट स्लाइडिंग। इसका मतलब म्यू का वैल्यू स्लाइड नहीं करने के लिए 1/6 से बड़ा होना पड़ेगा, नहीं स्लाइड नहीं करने के लिए, राइट। इसका मतलब म्यू का वैल्यू अगर 1/6 के बराबर या उससे बड़ा रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा, खुद से स्लाइड खींचना पड़ेगा इसको, राइट। यही तो हम लोग का कंडीशन था। लेकिन अगर म्यू का वैल्यू 1/6 से छोटा हो जाता तो खुद से बिना कैपेसिटर को पुल किए हुए ही स्लाइड कर जाता। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो भी ऑथर इस क्वेश्चन को सेट कर रहे होंगे तो उनका म्यू नॉट का वैल्यू उनके दिमाग में होगा कि म्यू नॉट का वैल्यू 1/6 से बड़ा ही लेंगे, तब एक क्वेश्चन मेरा रिलेवेंट रहेगा, अदरवाइज एक क्वेश्चन मेरा रिलेवेंट नहीं रहेगा। समझे बात को? इसका मतलब म्यू नॉट का वैल्यू ये भी पूछा जा सकता है कि म्यू नॉट का वैल्यू इस क्वेश्चन को रिलेवेंट, हालांकि इतना कुछ नहीं जिसका हम लोग, जैसे मेरे दिमाग में आ गया कि ये तो बिना कैपेसिटर का पुल किए हुए भी आ सकता था ना, जैसे मैंने सॉल्व करते हुए मेरे दिमाग में पहले चल रहा था विदाउट पुलिंग फोर्स ऑफ कैपेसिटर ये खुद से भी तो आ सकता था। लेकिन खुद से कब आ सकता था? जब म्यू का वैल्यू 1/6 से छोटा रहता, लाइक 1/8, 1/10, तो कैपेसिटर को पुल करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, बैटरी लगाने का रिक्वायरमेंट ही नहीं था, खुद से आ जाता अंदर, राइट। इसका मतलब म्यू का, इस क्वेश्चन को बढ़िया क्वेश्चन बनने के लिए म्यू का वैल्यू 1/6 से बड़ा रखेंगे, तभी मेरा वैल्यू ऐसे भी रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, करेक्ट ना। चलिए अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इफ अप्लाइड ईएमएफ अक्रॉस द बैटरी, if applied EMF across the battery becomes 2 into E minimum। E minimum कौन सा? जो पहले पार्ट में मिला है आपको, राइट। फर्स्ट पार्ट में जो वैल्यू मिला है वो कौन सा वैल्यू था? मिनिमम EF ना, फॉर स्लाइडिंग। तो अगर अप्लाइड EMF 2 into E minimum कर देंगे तब तो डैम से स्लाइड करेगा। इफ अप्लाइड EMF across the battery equal 2 into E minimum, then what is the speed of dielectric material? Then what is the speed of dielectric material when it completely fill the capacitor? When it completely fill the capacitor, when क्या कहाँ से था? When applied EMF across the battery becomes equal to 2 into E minimum, becomes equal to what? 2 into E minimum, जो आपको फर्स्ट पार्ट में मिला। Then what is the speed of dielectric material when it completely fill the capacitor? When it completely fill the capacitor। एक मिनट रुकिए, इसकी अगर जस्ट डबल कर, जितना चाहिए था उसे जस्ट डबल कर दिए तो इस बात को तो डैम श्योर हो गए कि अब वो सिस्टम क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा या मूव करेगा? मूव करेगा, राइट। इसको सर इस पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं। ये वैल्यू अब पता है ना, राइट। इसका नाम हम लोग कुछ दे देते हैं E1, ओके एवरीवन। अब ध्यान से देखिएगा, ये है ए, ये है E1 और कितना पार्ट बी के कैपेसिटर के अंदर था? बी। तो कंप्लीटली फिल करने के लिए उसको नीचे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? L माइनस बी। कितना कवर करना पड़ेगा? बी तो ऑलरेडी अंदर था, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को कंप्लीटली फिल करने के लिए कितना कवर करना पड़ेगा? L माइनस बी। तो सर अगर मुझे, अरे यार स्टार्टिंग फ्रॉम इसका इनिशियल क्या रहेगा? EY इज व्हाट? 0। फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस मान लेते हैं मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया, करेक्ट। तो यहाँ पे EY 0 रहेगा, तो डेल्टा बाई कितना लेंगे भाई? सर माइनस L माइनस बी लिखिएगा। लेकिन मैंने तो अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या डेल्टा बाई सही लिखा? ऊपर अगर जाते हैं अलॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस तो डेल्टा बाई पॉजिटिव रहता, निगेटिव एक्सिस की तरफ तो डेल्टा बाई क्या रहेगा? इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? माइनस L माइनस बी। और
क्या इस फार्मूला को लगा सकते हैं सर? वी वाई इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई। सर प्रॉब्लम है, पहले चेक कर लीजिए। अगर ए वाई कॉन्स्टेंट रहेगा तो लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते हैं। और इसका वैल्यू मान अगर लेट अस सपोज, मुझे पता है कि ए वाई कॉन्स्टेंट है, बाकी एक्टिंग हो रहा है, तो अगर यू वाई 0 है तो वी वाई इक्वल टू क्या लिखेंगे? रूट ओवर प्लस माइनस 2ay डेल्टा वाई। इज इट राइट? तो यहाँ पे प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला? अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम नीचे जा रहा है ना, माइनस लेंगे, राइट? स्पीड अगर निकालना रहेगा तो मॉडुलस ले लीजिएगा। देखिए फिजिक्स को समझना पड़ेगा भाई कि कहाँ पे क्या बात बोल रहे हैं। मतलब प्रॉपर आप हर एक टाइम पे आपको अलजेब्रिक क्वांटिटी का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप बात क्या बोल रहे हैं। स्पीड बोलेंगे मॉडुलस लेंगे, बट वेलोसिटी बोलने के लिए कोई तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा, जिसमें मैंने फटाक से ले लिया, दिस द माई डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। बट पहले एक काम कर लेते हैं, इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? कांस्टेंट मोशन है ना, तो अगर इसका एक्सेलरेशन ए है मैग्नीट्यूड वाई, तो इसका भी तो एक्सेलरेशन ए रहेगा। एग्री? अब इस पर फोर्स कर लीजिए, डायरेक्ट में लिखें, इसके लिए डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, मुझे पकड़िएगा। ए के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर ए क्या मैंने सही लिखा? अब मोशन है तो एफ एस लिखेंगे या एफ के? एफ के लिखेंगे। और अगर क्वेश्चन में, ये तो याद होगा ना कि एफ के लिख लेते हैं, और क्वेश्चन में म्यू के और म्यू एस के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो दोनों के लिए सेम ले लीजिए, राइट? इक्वेशन फर्स्ट, और क्या इसके लिए लिख सकते हैं एफ? एफ कौन सा फोर्स? पुलिंग फोर्स, राइट? अब माइनस टी इक्वल टू m/6 इंटू ए लिख सकते हैं एक साथ। आप लोग नहीं अगर समझे तो बताइएगा, मैं तो समझ गया हूँ। इसका मैंने फोर्स किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ कंपोनेंट ब्रेक कर दिया, तो f माइनस टी इक्वल टू वाट? m/6 इंटू ए। इसका फोर्स किस डायरेक्शन में ब्रेक कर दिया? राइट वर्ड। इसका डाउनवर्ड। और ऐड करेंगे तो टी और टी आपस में कैंसिल, देन f माइनस एफ के इक्वल टू कितना हो जाएगा एवरीवन? m ए को कॉमन ले लीजिए, तो m ऐड हो जाएगा ना, ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, तो m प्लस m/6 इक्वल टू वाट? 7m/6 इंटू ए। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6 इंटू एफ माइनस एफ के और डिवाइड बाई, करेक्ट ना? ओह यहाँ पे m आप लोग याद ही नहीं दिलाया ना, ये तो मैं चेक कर रहा था कि आप लोग देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल mg रहेगा, mg रहेगा। एक्सीलरेशन फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, मतलब नेगेटिव वाई, तो एक्सीलरेशन नेगेटिव नहीं होगा अंदर? नहीं, यहाँ देखिए, वो बाद में उसमें ए वाई करेंगे। मैंने एक्सेलरेशन नीचे मान लिया, राइट? तो सारे फोर्स के कंपोनेंट को मैं नीचे रिजॉल्व कर रहा हूँ, सारे कंपोनेंट के फोर्स का। तो यहाँ पे जो मैं ए माना हूँ, क्या माना हूँ? मैग्नीट्यूड। ए मेरा यहाँ पे क्या है? ए द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो मैंने सारे फोर्स के कंपोनेंट को किधर मान लिया? ये बाद में इसका साइन दे देंगे रेस्ट एंड मोशन का टाइम पे, ठीक है? अभी ये साइन नहीं दे रहे हैं, इस सेक्शन जब सो स्टार्ट करेंगे तो सारे फोर्स, अगर मेरा एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं मान रहा हूँ, तो सारे मैं पहले सपोज कर लिया, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सपोज करते थे कि लेट अस सपोज एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये मेरा मैग्नीट्यूड है, अगर पॉजिटिव आ गया वी आर करेक्ट, निगेटिव आ गया इसका तो उल्टा होगा, करेक्ट ना? इसे मैंने पहले मान लिया था, तो सारे फोर्स को मैं नीचे की तरफ रिजॉल्व किया। और यहाँ पे ये क्या है? इट इज़ नॉट अलजेब्रिक, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। ये क्या है? तो इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड और इसका एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा? एक्सेलरेशन तो ऐसे भी सेम नहीं रहेगा, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन नीचे है, उसमें डायरेक्शन, बट मैंने यहाँ पे क्या बोला? मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल है। दैट्स व्हाई मैंने सारे फोर्स के सारे फोर्स के कंपोनेंट को नीचे की तरफ रिजॉल्व किया। कंपोनेंट ऑफ ऑल फोर्सेज इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन।
और वहाँ से एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर पॉजिटिव आ गया मतलब वी आर करेक्ट, तो वहाँ से जो ए आएगा वो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा, समझे। बाद में उसमें हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम बाद में अटैच करेंगे, किस बात के लिए, रेस्ट एंड मोशन लगाने के लिए। अभी के लिए मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हूँ, ठीक है। चलिए तो ये ओके, सॉरी एवरीवन, ये मैंने ए वाला फोर्स छूट गया था, मैं थोड़ा ज़्यादा फास्ट होने के चक्कर में यहाँ पे फोर्स एक भूल गया। बी का फ्री बॉडी, जो भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे तो एक तो फोर्स ए भी तो रहेगा, राइट। तो यहाँ पे टी और टी ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो एफ प्लस एम बाई 6 इंटू जी और माइनस म्यू नॉट, देख तो सही है, एफ के बदले पुट कर देंगे म्यू नॉट इंटू एन, एन कितना रहेगा उसका, एम जी बराबर किसका, ए का, इक्वल टू कितना लिखेंगे ऐड करने के बाद 7m/6 इंटू वाट ए। यहाँ पे इसमें कोई वेरिएबल क्वांटिटी है, इस फोर्स का वैल्यू सबको पता है कितना, एफ का वैल्यू हाफ E1 स्क्वायर। अब E1 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, E1, I1 का वैल्यू आपके हाथ में है कितना, 2 इंटू ई मिनिमम अभी जस्ट निकाले थे पार्ट फर्स्ट में, राइट, और कितना C0 K-1/L। तो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है या कांस्टेंट फोर्स है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, राइट। तो ये क्या, यहाँ से ए निकाल लीजिएगा, थोड़ा सा एक्सप्रेशन बड़ा रहेगा, m/6 जी, जस्ट एक आइडिया दे रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करना रहेगा। करेक्ट, इसका मतलब सर इस ए का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, लेकिन यहाँ देखिएगा, अब यहाँ ये तो ये आपका मैग्नीट्यूड है ना, इसी को और यहाँ तक तो आ गए, समझ में आ गया है। मेडिकल वाले बच्चे इस क्वेश्चन को सिंपली इग्नोर इट, ओके, बस आप समझने के लिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए, क्योंकि मैं 99.9% मैं श्योर हूं कि ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। अब यहाँ पर इसी ए को कंपोनेंट के फॉर्म में अगर लिखते हैं तो एक्सेलरेशन के लिखते हैं ना, उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर, राइट। तो ए वाई इक्वल टू कितना लिखिएगा, -a, तो यहाँ पे -2 और डेल्टा वाई के लिए कितना लिखिएगा, -l -b, माइनस बिकम्स प्लस हो जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर ऐसे भी निगेटिव नहीं रहेगा। तो एक क्वेश्चन तो कंप्लीटली डिजर्व करता है जेई मेन भी नहीं, एडवांस। तो जेई मेन में भी इतना टाइम नहीं रहता है, 75 क्वेश्चन या 90 क्वेश्चन रहता है, तो उसमें भी इतना टाइम नहीं रहेगा। बट एटलीस्ट एज ए टीचर मुझे तो आइडिया देना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब इस टाइप का क्वेश्चन लेने से पहले मुझे मेडिकल के बच्चे याद आने लगते हैं, नीट वाले। बट आप लोग भी देख लीजिए प्रॉब्लम को, नॉलेज कभी भी ख़राब नहीं होता है, वेस्ट तो नहीं जाएगा। बट कैपेसिटर में मैं थोड़ा टफर लेवल का प्रॉब्लम लूँगा तो आपको 1 या 2 दिन विराम दूंगा, रेस्ट दूंगा, मेडिकल वाले बच्चे, ठीक है। उसमें मैं मैसेज कर दूंगा टुडे क्लास ओनली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट। फिर भी अगर आप आना चाहते हैं आ जाइएगा, मेरा वेट मत कीजिएगा, मतलब उसमें टफर प्रॉब्लम थोड़ा लेंगे जो मुझे लगता है कि करवाना चाहिए, ठीक है। इसको हटाएं। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चन भरा हुआ था नीट में, इतना आसान क्वेश्चन है। जब मैं पढ़ाऊंगा न्यूक्लियस रेडियो एक्टिविटी मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब वो देखते ही टिक लगाने वाला क्वेश्चन था, नीट का मैं बात कर रहा हूँ। ये तो क्लास में ही करवाए थे ना स्टूडेंट, R1 R2, राइट, कंडक्टर का। अब एक क्वेश्चन, मतलब बहुत ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं जो मुझे अभी याद आ रहा है, बट नीट का पेपर में ये नहीं बोलना है। ये बोलने के लिए सब लोग बोल रहे हैं क्वेश्चन टर्न था या टफ था, बट जो स्टूडेंट
इंजीनियरिंग लेवल का तैयारी कर रहा है, साथ में बायो भी लिए हुए हैं, उनके लिए बहुत फ्रूटफुल है कि जो दोनों का तैयारी करते हैं वो अपना माइंडसेट क्लियर रखते हैं कि मुझे उस लेवल तक काम करना है, तो आपके लिए तो एकदम बेनिफिटेड रहेगा, क्योंकि आप तो HCB के लेवल तक काम करेंगे ही करेंगे, तो वहाँ पे आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत हेल्प कर देगा। और जो प्योर मेडिकल वाले हैं वो अपने आप को पहले से ही समझा लेते हैं। आई डोंट नो भाई, मैं पिछले 10 साल से देखता हूँ। देखिए, मैं रिजल्ट का पब्लिसिटी से ऊपर उठ कर काम बात कर रहा हूँ। अभी के टाइम पे बिल्कुल मुझे 1% फ़र्क नहीं पड़ता है कि व्हाट गोइंग ऑन कोरोना का टाइम का। मेरा अभी के टाइम पे यही है कि बस मुझे पढ़ाते रहना है। ये नहीं कि हाँ दूसरे को देख रहे हैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, नॉट लाइक दैट। क्योंकि वो काम करेंगे तो मैं अपना बेस्ट देना भूल जाऊँगा। पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्लास आप ही लोग का बैच का ले रहा हूँ। जितना मैंने पिछले 10 साल में इतना क्लास थोड़े लेता हूँ। इसके पीछे वजह है ऑनलाइन। मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है। कुछ बच्चे क्लास कर रहे हैं, उसके बाद क्लास करते हैं, खाना भी खा रहे हैं। सर इट्स फीलिंग गुड राइट, होता है ना, ऑब्वियसली होता है। इसमें होना भी चाहिए, मतलब ये नहीं बोलूँगा, मतलब इतना तो समझ में मुझे भी आता है। लेकिन मेरा क्लास ऐसा नहीं कि आप खाना खाते खाते कर लीजिएगा, वो क्लास मेरा है ही नहीं। आधा घंटा खाना खा के आइए, पता चलेगा उड़ गया प्रॉब्लम कहीं और चला गया, राइट। ये सब कुछ को एक प्रॉपर डेडिकेशन और डिवोशन के साथ करना पड़ेगा। और ये भी मत मानिएगा कि आप दुनिया का एक्सेप्शन है कोई, एकदम बिल्कुल सर मैं ही सबसे बड़ा काम कर रहा हूँ। कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आपके लेवल में, जिस लेवल में आप काम कर रहे हैं, उस टाइम पे 2 दिन 1 वीक का रूटीन अगर ऐसा फॉलो करके दिखा दीजिएगा, तब समझ में आया कि हाँ मेहनत क्या होता है। 30 किलोमीटर साइकिलिंग कीजिए। कितना किलोमीटर? अभी देखते हैं, पेरेंट्स आपको लेकर आते हैं, लेके जाते हैं कितना प्यार से, राइट। गाड़ी नीचे उतरे, गाड़ी लगा हुआ है, और वहाँ पे गए तो एकदम पेरेंट्स खाना लेके बैठे हुए हैं, मतलब एकदम बिल्कुल लिव लाइक किंग साइज, प्रिंस के जैसा, राइट। और उसके बाद आराम से सब कुछ चल रहा है। मतलब यहाँ के पेरेंट्स बहुत कोऑपरेटिव हैं भाई। और बच्चों को डांटना भी रहता है तब चुपके से आते हैं, सर बोल थोड़ा डांटिएगा उसको, लेकिन बोलिएगा नहीं मैं बोल रहा हूँ, बुरा मान जाएगा। मतलब इतने प्यार बच्चे को करते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा डांटिए, 11-12 तक उसको बच्चा ही रहने दीजिए, उसको फीलिंग मत कराइए कि बड़ा हो गया है, 12th के बाद बड़ा होने दीजिए। थोड़ा डांटना फ़र्ज बनता है, 24 आवर आपके पास है। हालांकि 90% बच्चे दे आर वेरी डिसिप्लिन ओबीडियंट। यहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन हैं और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं टीचर का, ऐसा नहीं है, बहुत रिस्पेक्ट। मैं 10 साल में पढ़ाया हूँ ना, बिल्कुल उदंड बच्चे नहीं हैं। अब 1% तो एक्सेप्शन केमिस्ट्री में भी होता है राइट। लेकिन जहाँ तक मुझे जो रिस्पेक्ट जो मिला है, पेरेंट्स का सपोर्ट तो, और ऐसे भी टीचर हैं तो थोड़ा फंडामेंटल राइट है, लेकिन फिर भी क्योंकि देखिए इसमें निस्वार्थ भावना मेरा है ना। आपने यहाँ पे पैसा फी पे कर दिया, यू ऑलरेडी पे द फी, तो अब मेरा क्या फ़र्ज बनता है। एक काम तो ये हो सकता था, बस जैसे तैसे कवर करते हैं, बहुत ईजी गोइंग है, लेकिन वो मेरा 1 साल का सिर्फ बात रहेगा, उसका निगेटिव पिछले अगला 5 साल तक जाएगा। और अगर मैं रगड़ कर पढ़ाया, मतलब मैं थोड़ा बिहार का लैंग्वेज यूज़ कर लिया, मतलब बहुत तरीके से पढ़ाया, तब उसका पॉजिटिव रहेगा, चाहे हो या ना हो। बट अगर कोई बच्चे को जिसको मैंने ऑर्गेनिक पढ़ाया है और फिजिक्स पढ़ाया है, खुदा ना खास अगर नहीं हुआ और कहीं यहाँ के ब्रांडेड कोचिंग में चला गया, तो जब वहाँ पढ़ाया जाएगा तो मुझसे नीचे ही कॉन्सेप्ट रहेगा। इस बात का गारंटी है। जिस लेवल का ऑर्गेनिक डील करते हैं, केमिस्ट्री डील करते हैं, तब तो उसको तो उस टाइम पे फील होगा ना, मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, जो डील हो रहा है उससे ज़्यादा मैं जानता हूँ। सामने लोग के जो टीचर बात कर रहे हैं वो सिर्फ फिनेंशियल में बोलेंगे, आपका डायस्टोमियर मेजोमर सब कुछ आ जाएगा दिमाग में, एक्चुअली ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एच एंड एवरीथिंग। तो उस लिए काम किया जा रहा है और उतना काम करना चाहिए। इसलिए फिजिक्स टफ नहीं है भाई मेडिकल का। प्लीज़ अपना सारे मेडिकल के बच्चे मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। आपके पास जून तक का टाइम है, और कम से कम जितना असाइनमेंट मिलता है और नीट का क्वेश्चन बैंक उसको लगाइए। सारा चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, क्वेश्चन बैंक पहले आप बनाइए, नीट में आया हुआ, बाकी स्टेट का नहीं, बहुत सारा स्टेट का उसमें रहता है। बट AIPMT और नीट का, इवन एम्स तक नहीं जाना चाहते हैं कोई बात नहीं है, एम्स का भी उसमें क्वेश्चन रहेगा। बट नीट और AIPMT का क्वेश्चन बना के तो देखिए, जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है क्या उससे ऊपर क्वेश्चन है, उससे बहुत बिलो क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा।
अगर नहीं बना इसका मतलब मैंने सही से नहीं पढ़ाया। दो ही बात है, या तो मैंने सही से नहीं पढ़ाया या आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। ग्राफ बहुत लो लेवल का ग्राफ आता है रेशनल मोशन में, उसे बहुत ज़्यादा ग्राफ में डील किया हूँ मैं। तो डिस्टेंस से एक्स को देखकर डिस्टेंस का ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट को देखकर, ये सब कन्वर्ट करने के लिए सिखाए हैं आपको, राइट। तो आपको काम में आएगा। इसे 45 में से बहुत सारा स्टूडेंट केमिस्ट्री और फिजिक्स बनाकर और थोड़ा बायो बना के भी नीट कर लिया है और आज के डेट में जीएमसी में पढ़ रहे हैं। एक मेरा स्टूडेंट है डॉन बॉस्को का, कितना 2000, हाँ पीयूष के बैच का, पीयूष एल कश्यप, ऋषि राज मजुमदार। तो 1.5 ईयर तक पता चला था कि वो आईआईटी के लिए तैयारी कर रहा है। लास्ट 6 मंथ पता चला कि वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। वजह वो क्वेश्चन बनाते थे उस लेवल का जो भी क्वेश्चन बना रहे हैं। अब बायो लास्ट 6 मंथ में पेंटा मैम जानते हैं, इन मैम से ही हेल्प लेकर क्या क्या करना है। 45 में से 40 क्वेश्चन फिजिक्स का और 45 में से 42 क्वेश्चन केमिस्ट्री का। फिजिक्स केमिस्ट्री की वजह से हो गया सिलेक्शन, और उनका सिलेक्शन 15% वाले रास्ते से गए हैं। 85% रिजर्व फॉर व्हाट, आसाम, और 50% फॉर वो ऑल इंडिया वाला रास्ते से गए थे जीएमसीएस में। और उसी साल हर्षमिता का सिलेक्शन हुआ था सीडब्ल्यू में, वहाँ पे होगा फोटो लगा हुआ, वो भी डॉन बॉस्को कहीं है। तो उनका सिलेक्शन उस टाइम पर सीडब्ल्यू नहीं, एमडब्ल्यू नाम था। किसी एक साल सीडब्ल्यू का नाम एमडब्ल्यू हुआ था, तो वो गए थे 85% वाले से। तो देखिए, जब अगर आपको उस लेवल का फिजिक्स और केमिस्ट्री बनाए हुए हैं तो आपका बहुत आराम से बहुत फास्टली बन जाएगा। बट उस टाइम पे थोड़ा टेस्ट वगैरह, इस टाइम पे कोरोना की वजह से थोड़ा टेस्ट वगैरह भी डिस्टर्ब हो गया है। और इधर तो मैं जस्ट कुछ दिन के बाद ही टेस्ट लेने वाला था, बट मैं ही थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू हेल्थ इशू। अब मैं आई एम फाइन। तो टेस्ट हो सकता है कि कल ही परसों हो जाए टेस्ट, एकदम रेडी रहिएगा, ठीक है। और टेस्ट का रिदम फिर से गेन कर लेंगे। एक टेस्ट हो गया है, उसके बाद सारा पेपर बना हुआ है। और अब टेस्ट कोशिश कीजिए ऑफलाइन तो आना स्टार्ट कर दिए हैं, ऑनलाइन का प्रोविजन ही नहीं रखूँगा। सेंटर पे आके टेस्ट दीजिए, ठीक है। और अगर ऑफलाइन होता भी है तो उसके 1-2 दिन के बाद ऑनलाइन। चलिए एक क्वेश्चन एचसीवी का लेते हैं। सब लोग एचसीवी वाला है ना। एचसीवी कैपेसिटर, क्वेश्चन नंबर 66, पेज नंबर 170। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। सॉल्व कीजिए एवरीवन। एक कौन सा केस है, चार्ज कांस्टेंट का या पोटेंशियल कांस्टेंट का? पोटेंशियल कांस्टेंट का। क्या निकालना है? व्हाट द वैल्यू ऑफ एम फॉर विच द डाइलेक्ट्रिक स्लैब विल स्टे इन इक्विलिब्रियम, राइट। क्या होगा? क्या T = mg लिखेंगे? क्वेश्चन का थीम यही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m सो दैट सिस्टम विल स्टे इन इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो कौन कौन सा फोर्स,
और इसका बनाएंगे तो mg नीचे, राइट, और t ऊपर, तो क्या t इक्वल टू mg लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन। और अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका मास को मान लेते हैं m डैश, तो इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पे कौन कौन सा फोर्स, तो सर एक फोर्स तो T रहेगा, दूसरा फोर्स कौन सा रहेगा m डैश g, और कौन सा रहेगा n, और एक फोर्स कौन सा रहेगा पुलिंग फोर्स F। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या F इक्वल टू T लिख सकते हैं, राइटवर्ड फोर्स इक्वल टू लेफ्टवर्ड फोर्स, तो F इक्वल टू T इक्वल टू F, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इसका इस डायरेक्शन में मोशन होगा क्या, नहीं होगा, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, बट इसमें मेरा इंटरेस्ट है नहीं, तो क्या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं F इक्वल टू mg, देन m इक्वल टू व्हाट F/g, और f का वैल्यू पुट कीजिए। f का वैल्यू कितना था फर्स्ट एवरीवन, f का वैल्यू हाफ e स्क्वायर c नॉट k माइनस 1 बाई क्या था बोलिए आगे, l इंटू जी, इट राइट, सॉरी ये तो f का वैल्यू ना, तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ e स्क्वायर सी नोट k माइनस 1 बाई एम एल इंटू जी, इट राइट। और सी नोट का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, बट प्लेट का, पैरेलल प्लेट का, प्लेट ऐसा कुछ रहेगा ना भाई जिसका विड्थ भी रहेगा और लेंथ भी रहेगा, तो प्लेट का विड्थ दिया हुआ है b और लेंथ कितना दिया हुआ है l, तो क्या एरिया निकाल लीजिएगा, तो सी नोट का वैल्यू कितना, अब रेडीमेड सब कुछ थोड़े दे दिया जाएगा, ए वाई डी, डी भी दिया हुआ है, और ए का वैल्यू कितना, क्या बी इंटू एल लिख सकते हैं, राइट। सी नोट के बदले इतना पुट कर दीजिए, देखिए तो आंसर आता है। मतलब ऐसा भी रहेगा कि सी नोट दिया हुआ नहीं रहेगा बट दिया हुआ रहेगा, तो आप निकाल को वहाँ पे पुट कर लीजिएगा। ये वैल्यू पुट करने के बाद देखिए तो आंसर है। तो देखिए ना, एक्चुअल वेरी फ्रेंकली टफ क्वेश्चन है, स्टेट लास्ट प्रॉब्लम है, लास्ट मतलब कितना लास्ट ही सेक्शन में ले रहे हैं, लेकिन हम लोग थ्योरी तरीके से इसको पढ़ लिए, अब हम लोग के लिए आसान लग रहा है। बट अगर इसको थ्योरी नहीं पढ़ाते और खुद से आपको डिराइव करना पड़ता तब ये आपके लिए टफ प्रॉब्लम था। बट एक्चुअल में एक क्वेश्चन डिजर्व करता है जेईई मेन का लेवल को, ठीक है। चलिए तो इसी बात पे एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 बनाते हैं। जितना क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का, राइट। 67 ट्राई कीजिए। ऑनलाइन का स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर आ गया, तो 67 सॉल्व कीजिए। इसमें सी नोट का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, क्या लिखना सब लोग के पास है ना बुक एचसीबी का, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो उनके साथ थोड़ा शेयर कर लीजिए, है। देखिए क्वेश्चन, फोटो खींचिए। आंसर नहीं आया 66 का, बिट्स दिया हुआ है b और लेंथ तो दिखाया हुआ है डायग्राम में l, राइट।
तो यहाँ पे जो फोर्स में एल था वो क्या था, वो तो कैपेसिटर का लेंथ, राइट। तो यहाँ पे ए के लिए क्या लिखिएगा, और सी नोट के बदले जब वैल्यू पुट किया जाएगा तो एल और एल आपस में कैंसिल हो जाएगा, आंसर में एल फिर रहना नहीं चाहिए, राइट। ठीक है ना, या बी कैंसिल कर दिया क्या, ऑलमोस्ट सर। चलिए 67 यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना है इस कैपेसिटर का, 11 दिया हुआ, राइट। और इस कैपेसिटर का लेंथ कितना दिया हुआ है एवरीवन, L2, राइट। और इन दोनों का विड्थ कितना दिया हुआ है B, दोनों का विड्थ सेम दिया हुआ है, इज इट राइट, ओके एवरीवन। और एक ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब का हाफ ऑफ द पार्ट K1 है और ए पार्ट K2 है। K1 वाला पार्ट कैपेसिटर इस कैपेसिटर के अंदर है, K2 वाला पार्ट इस कैपेसिटर के अंदर है, इज इट राइट। और क्या मेंटेन किया हुआ है, क्या पूछा गया है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, व्हाट द रेशियो ऑफ ए ऑफ द बैटरी सो दैट सिस्टम रिमेन इन। भाई एक कैपेसिटर इस पे किधर फोर्स लगाएगा, अपने तरफ, और एक कैपेसिटर इस पे किधर फोर्स लगाएगा, और बाकी वर्टिकल फोर्स लिखने का रिक्वायरमेंट है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू शुड बी राइटवर्ड फोर्स, F1 मैग्नीट्यूड बाई F1 इक्वल टू, यही तो करना है, F1 इक्वल टू व्हाट, F2। एक क्वेश्चन देखने से ही इतना मतलब देखने के लिए सिर्फ इतना भयानक था, इतना एक पैराग्राफ, बट क्वेश्चन एक लाइन का था, राइट। चीज़ें आसान हो गया, क्यों, पोटेंशियल कांस्टेंट है, अगर चार्ज कांस्टेंट रहता तो चीज़ें किसी और लेवल पर रहता। तो F1 इक्वल टू F2, और F1 के लिए क्या लिखिएगा, हाफ E1 स्क्वायर, बोलते रहिए, 2-4 बार बोलिएगा तो याद होगा, C01 K-1 डिवाइड बाई L1 इक्वल टू व्हाट, हाफ C02 लिख रहा हूँ, राइट, K2 - 1 और डिवाइड बाई L2। डू वन थिंग, C01 और C02 का वैल्यू पुट कीजिए, व्हाट द वैल्यू ऑफ C01, C01 के बदले एप्सिलॉन BL1 बाई D, और दोनों का विड्थ डिफरेंट है या सेम है, सेम बोला गया है, तो यहाँ पे D कर लीजिएगा, और C02 के बदले एप्सिलॉन BL2 अब बाई D। प्लीज़ C01 और C02 का वैल्यू पुट कीजिए और सारा कट कुट कीजिए, L1 L2 नहीं रहेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, सारा कुछ कट कुट कीजिए, वैल्यू लिखिए वहाँ पे। सारे स्टूडेंट C01 और C02 का पहलू पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी कट होता है उसको कट कीजिए, लास्ट में क्या बचता है वो बताइए। और आपको निकालना क्या था, E1 बाई E2 ना, तो E1 बाई E2 इक्वल टू रूट ओवर
K2 माइनस वन बाई K1 माइनस वन सिर्फ बचना चाहिए। दिस इज आंसर, राइट। तो ये क्वेश्चन तो 66 से भी आसान था। F1 इक्वल टू F2 ही करना था। देखने में कितना भयानक लग रहा था, पढ़ने में ही 2 मिनट लग जाएगा। जितना पढ़ने में लगेगा उससे कम टाइम में बन जाएगा। बट भाई एरिया निकाल लीजिएगा, B इंटू एल, राइट, विड्थ इंटू लेंथ। चलिए, तो आप लोग का मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देख के एक लास्ट प्रॉब्लम क्यों छोड़ेंगे। 68, दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ ऑफलाइन क्लासेज, इट राइट। सिक्सटी एट सिर्फ नाम मात्र का ही बोल रहा हूँ, ऑलरेडी सॉल्व कर चुका हूँ, बट फिर भी आप सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में HC भी लेकर आइएगा, भूलिएगा नहीं। और अगर ऐसा लगता है कि थोड़ा भारी है तो फ़ोटो खींच के ले आइएगा, ठीक है, पूरा कैपेसिटर का। थोड़ा हिंट दे दें आप लोग को, पोटेंशियल तो कांस्टेंट है, राइट। मैंने जो इस टाइप का प्रॉब्लम लिया था उसमें बिल्कुल इसको यहाँ रखा था, राइट, एग्री। अब मेरा प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना था, मेरे प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल एल था। मैंने जो एग्जांपल लिया था, ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड क्या होता है कि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक्सट्रीम, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए। तो मैंने जो एग्जांपल आपको समझाने के लिया था उसमें मेरा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन था एल, कैपिटल एल, राइट। यहाँ देखिए, ये ऑलरेडी ए पार्ट अंदर है, राइट। कितना पार्ट, तो बाहर में कितना पार्ट है भाई, एल माइनस ए, इज इट राइट। तो जब इसको इसके इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूँ, एग्री, इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो जब ए बी के साथ कॉन्साइड करेगा मतलब पूरा डाइलेक्ट्रिक अंदर आ गया, पूरा डाइलेक्ट्रिक तब तक एक्सेलरेटेड रहेगा। और डाइलेक्ट्रिक पूरा अंदर के आने के बाद ए जैसे ही इस पॉइंट बी को क्रॉस करेगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेटेड कितना डिस्टेंस तक रहा, एल माइनस ए तक। तो नहीं लेता कि आगे एल माइनस ए तक जाकर रुक जाएगा, जितना डिस्टेंस तक एक्सेलरेटेड रहेगा उतना डिस्टेंस तक रिटार्डेशन होकर कम्स इनटू, तो इसका एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कितना रहेगा, एल माइनस ए रहेगा, ठीक है। एल माइनस ए यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे बाहर कितना निकलेगा, एल माइनस ए ही बाहर तक निकल पाएगा, फिर ए अंदर ही रहेगा। कितना पार्ट अंदर रहेगा, इस तरफ ए पार्ट अंदर रह के कम्स इनटू रेस्ट, वापस फिर इस तरफ जाएगा और इस तरफ फिर वापस आगे कितना जाएगा, एल माइनस ए तक ही जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ देखिए,
इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लीजिए और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही रहेगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। समझे मेरे बात को? कहाँ से कहाँ तक? एक यहाँ से एल माइनस ए तक आने का और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट टाइम निकाल लीजिए आने का, और उसको कितना से मल्टीप्लाई कीजिएगा? 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या आप लोग से सॉल्व हो पाएगा? अब फोर्स का वैल्यू तो पता ही है ना, एफ इक्वल टू कितना? हाफ ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सर? एफ बाई एम, इज इट राइट? हाफ ई स्क्वायर सी नॉट के माइनस 1 बाई एम इंटू एल, ये हो गया एक्सेलरेशन। और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम निकाल लेंगे। मान लेते हैं, ऐसे तो ऑलवेज हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स राइट मानते हैं व्हाइट बोर्ड पे, आज मुझे मन कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट मानने का। दिस इज द माई पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? क्या सी नॉट दिया हुआ है? हाँ ना, कुछ बोलते ही नहीं, क्या समस्या है? सी नॉट दिया हुआ है या निकालना पड़ेगा? बिट्स दिया हुआ है, ओके। एम इंटू एल, सी नॉट का वैल्यू पुट कर लीजिएगा राइट। और उसके बाद कौन सा फार्मूला? डेल्टा एक्स इक्वल टू व्हाट? यू एक्स टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, देन टी इक्वल टू 2 इंटू डेल्टा एक्स मतलब कितना लिखेंगे फर्स्ट? एल माइनस ए और डिवाइड बाई एक्स रूट ओवर। ये हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का 1/4। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इक्वल टू व्हाट? 4 रूट ओवर 2 एल माइनस ए बाई एक्स। एक्स का वैल्यू आपके सामने है, इसे सी नोट पुट करके वैल्यू पुट कीजिए, पक्का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो तब तक मैं ब्रेक लेकर आता हूँ, आप लोग आंसर मिला लीजिए, आता है नहीं आता है। आपने से किसी ने सॉल्व किया? आ गया आंसर? वेरी गुड। तो इसका मतलब है कि लास्ट 3 प्रॉब्लम हम सॉल्व किए, जो सबसे टफर प्रॉब्लम रहा होगा, अब वो आराम से बन गया। और आप लोग में से क्या सॉलिड स्टेट का क्लास असाइनमेंट लेकर आए हैं? नहीं तो कोई बात नहीं, मैं डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूँ हार्ड कॉपी, ठीक है। और आज का क्लास में हम लोग टुडे सॉलिड स्टेट ही होगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोग फार्मूला वगैरह देख के रेडी रहिए।